अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स और उनका चैप्टर नंबर 10 है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है और चैप्टर का नाम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है और आपका फर्स्ट टॉपिक भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इस मोशन को समझने के लिए जिस एग्जाम्पल को पूरी वीडियो में डिस्कस किया जाएगा उसका नाम है मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग, कि एक ऐसी बॉडी के मोशन को हम डिस्कस करेंगे जो कि किसी स्प्रिंग के साथ अटैच है। आपको इस पूरी वीडियो में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का, उसके बाद इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। बाद में आपको ये बताया जाएगा कि पेपर में आपको ये अटैम्प्ट कैसे करना है, कैसे इसकी हार्डिंग्स देनी है, तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन में इंशाल्लाह आपको सिखाई जाएगी। फिर लास्ट में आपको बताया जाएगा कि इसमें कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज़ हैं। तो वीडियो कंप्लीट देखें, अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर भी करें। और भी अपने वीडियोस लेने के लिए यूट्यूब के सर्च बार में टॉपिक का नाम और चैनल का नाम लिख के सर्च करें तो इंशाल्लाह आपको अपनी बाकी वीडियोस भी मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ये क्या चीज़ है, इसको डायरेक्टली समझने से पहले आपको कुछ बैकग्राउंड में बातें पता होनी चाहिए जो आपने पहले पढ़ी हुई हैं। तो सबसे पहले आपने 9th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था मोशन, और आपने ये पढ़ा था कि मोशन की 3 टाइप्स हैं, जिनमें से आपने एक टाइप का नाम पढ़ा था रोटेटरी मोशन, और आपने एक और टाइप पढ़ी थी उसका नाम था ट्रांसलेशनल मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन भी उसे कहते थे, और थर्ड टाइप आपने पढ़ी थी उसकी वाइब्रेटरी मोशन। ये 3 टाइप्स आपने मोशन की पढ़ी थी 9th क्लास में। इनमें से ये जो वाइब्रेटरी मोशन है बेसिकली इसी वाइब्रेटरी मोशन में ही एक ख़ास किस्म की मोशन है जिसे हम कहते हैं ओसिलेटरी मोशन, या बाज़ औक़ात ये भी कहते हैं कि वाइब्रेटरी मोशन ही आपकी ओसिलेटरी मोशन है। कुछ लोग इसको वाइब्रेटरी को ओसिलेटरी भी कह देते हैं, लेकिन वाइब्रेटरी और ओसिलेटरी में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि जब कोई बॉडी बड़े लेवल पे वाइब्रेट करती है तो उसे फिर उसकी मोशन को वाइब्रेटरी मोशन ही कहा जाता है, लेकिन जब कोई बॉडी छोटे लेवल पे वाइब्रेट कर रही है, कोई छोटी बॉडी वाइब्रेट कर रही है, तो उस वक्त उसकी वाइब्रेशन को हम वाइब्रेशन ही ओसिलेशन कहते हैं। बस ये इतना सा फ़र्क है। इसके अलावा इनकी डेफिनेशन दोनों की सेम ही है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए ऑसिलेटरी मोशन की, वो ये है कि अ बॉडी इज सेड टू बी वाइब्रेटिंग इफ़ इट मूव्स बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो। कि किसी भी बॉडी की मोशन को हम कह सकते हैं कि वो वाइब्रेटिंग मोशन है अगर वो आगे पीछे मूव कर रही है। अबाउट अ पॉइंट, किसी पॉइंट के गिर्द आगे पीछे वो मूव कर रही है। अनदर टर्म फॉर वाइब्रेशन इज़ ओसिलेशन। वाइब्रेशन के लिए एक और वर्ड यूज़ किया जाता है, क्या, ओसिलेशन। तो आपको मैंने पहले ही कहा था कि वाइब्रेटरी और ओसिलेशन सेम चीज़ें हैं मोस्टली, लेकिन इनमें जो फ़र्क है वो इतना ही है कि वाइब्रेटरी का वर्ड जब यूज़ किया जाता है तब किया जाता है जब कोई बॉडी बड़े लेवल पे वाइब्रेट कर रही हो। जब छोटी छोटी बॉडीज़ वाइब्रेट कर रही हो तो उसके लिए हम फिर ओसिलेशन या ओसिलेटरी मोशन को यूज़ करते हैं। बस ये इनमें इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। नेक्स्ट, ये जो आपकी ओसिलेटरी मोशन है बेसिकली इसमें से ही कुछ ऐसी मोशन हैं जिनको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। पहले इनकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ओसिलेटरी मोशन की। जैसा कि पेंडुलम की मोशन भी ओसिलेटरी मोशन है। ये जो घड़ी का पेंडुलम है ये कभी आगे मूव करेगा कभी पीछे मूव करेगा, और ये मूव क्या कर रहा होता है, अपने फिक्स पॉइंट के आगे पीछे मूव कर रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसकी मोशन भी हमारे पास ओसिलेटरी मोशन है। इसके अलावा हमारे पास जो ट्यूनिंग फोर्क है, ट्यूनिंग फोर्क, इसके ये जो बाजू होते हैं ये भी क्या करते हैं, कभी ऐसे खुल जाते हैं कभी ये क्लोज हो जाते हैं, तो इसके बाजू भी अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे मूव करते हैं। इसके अलावा एक और हमारे पास चीज़ है फ्लैपिंग ऑफ विंग्स। फ्लैपिंग ऑफ विंग्स मतलब कि परिंदे जो अपने परों को फड़फड़ाते हैं, ये भी आपकी वाइब्रेटरी मोशन में आता है। वो परिंदे के पर भी अपनी एक जगह के आगे पीछे या ऊपर नीचे मूव कर रहे होते हैं। और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनमें तारें होती हैं, जैसे कि गिटार है, तो गिटार की जो तार है जब उसको हम वाइब्रेट करते हैं तो वो तार भी क्या करते हैं, ये तार है इसकी, तो कभी ये तार ऊपर जाती है कभी नीचे आती है, तो इस तरीके से वाइब्रेशन होती है तार के अंदर। तो इसलिए हम कहते हैं कि इनकी मोशन भी क्या है, वाइब्रेटरी मोशन है, या फिर ओसिलेटरी मोशन भी कह सकते हो आप। हमने वाइब्रेटरी को पढ़ा, उसकी ओसिलेटरी मोशन को भी देख लिया और उसकी कुछ एग्जांपल से उसको समझ भी लिया कि ये मोशन होती किस तरह की है। अब ओसिलेटरी मोशन में ही कुछ ऐसी मोशन है जिनको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ठीक है, तो ओसिलेटरी मोशन की ही एक ख़ास किस्म है जिसे हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आपके सामने मैंने काफ़ी एग्जांपल लिखी हैं
ये चारों एग्जाम्पल है ऑसिलेटरी मोशन की, लेकिन ये चारों की चारों सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकती। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और कब किसी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, अब इसको ज़रा हम डिटेल में देखते हैं कि ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से हम किसी भी बॉडी की वाइब्रेटरी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर व्हेन दी, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन उस वक्त होती है व्हेन दी नेट फोर्स या फिर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, कि जब किसी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रही है या फिर उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो अपनी मीन पोजीशन की क्या हो जाए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए। मीन पोजीशन से जितना उसका फासला ज़्यादा होगा उतना ही उसके अंदर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। अगर तो ऐसा हो जाए कि एक्सेलरेशन या फिर फोर्स मीन पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दूसरी बात क्या है, एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, और वो जो फोर्स है या फिर वो जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा क्या हो, मीन पोजीशन की डायरेक्शन में हो। अगर ये दो कंडीशंस किसी भी मोशन पे फुलफिल हो रही हैं तो फिर हम कहते हैं कि उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है, नेट फोर्स क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के, और दूसरी ये है कि उसकी जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो, मीन पोजीशन की तरफ हो। ये दो कंडीशन आपको अपने माइंड में अभी याद कर लेनी है। जब हम एग्जांपल की मदद से समझेंगे तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी कि एक्चुअल में ये बात क्या हो रही है। इसी बात को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग, के एक ऐसी बॉडी है जो किसी स्प्रिंग के साथ अटैच है, इसकी मोशन को डिस्कस करेंगे। इस बॉडी के मास को मैं m कह देता हूँ, और अभी इसकी ये जो पोजीशन है इस पोजीशन को मैं o कह देता हूँ। मैं अगर इस बॉडी को खींच के थोड़ा सा दूर लेके जाता हूँ तो मेरी बॉडी यहाँ पर आ जाएगी। तो अब ये जो न्यू पोजीशन है इसकी, इस न्यू पोजीशन को हम नाम दे देते हैं ए का। ठीक है, ये इसकी ओ थी पोजीशन, यहाँ से मूव करा और कहाँ तक आ गई, ए तक आ गई। इस दौरान इसने जो डिस्टेंस कवर किया, ये जो डिस्टेंस था, इस डिस्टेंस को हम एक्स कह देते हैं। ओ से लेकर ए तक जितना भी डिस्टेंस इसने कवर किया है इसको मैं एक्स कह देता हूँ। अगर मैं अपनी बॉडी को यहाँ से रिलीज़ करूँगा तो ये क्या करेगी, पीछे की तरफ मूव करेगी, और मूव करते हुए वो कुछ इस जगह पर आ जाएगी। अब अगेन इस वाली पोजीशन को मैं ओ का नाम दे देता हूँ, सॉरी ओ दे दिया हुआ है, इस वाली पोजीशन को मैं बी का नाम दे देता हूँ। यह है हमारी पोजीशन बी। यहाँ पर पोजीशन ओ थी और ये मेरी पोजीशन ए थी। ठीक है, अब मेरी बॉडी ओ से बी की तरफ मूव करेगी, तो जब ओ से बी की तरफ मूव करेगी उसके दौरान भी मेरी बॉडी एक्स जितना ही डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। ठीक है, ओ से ए तब भी एक्स, और ओ से बी जब पीछे की तरफ मूव करेगी तब भी मीन पोजीशन से उसका जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। अब हमने ये प्रूव करना है कि इस बॉडी की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो इसको अब थोड़ा डिटेल में देखेंगे हम। सबसे पहले मैं अगर इस बॉडी के ऊपर हुक्स लॉ को लगाऊँ, हुक लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि जो भी फोर्स आप लगा रहे हो वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जितना स्प्रिंग में फासला होगा। मैंने इस पे फोर्स लगाई और फोर्स लगा के मैंने इसको आगे की तरफ खींचा, जितनी ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा उतना ज़्यादा ये डिस्टेंस कवर होगा। तो वही बात, फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, जितना मीन पोजीशन से डिस्टेंस हो। अब इसके साथ माइनस भी आता है। माइनस इसलिए आता है क्योंकि हम फोर्स आगे की तरफ लगाते हैं, लेकिन जब मैं अपनी फोर्स को रिमूव करूंगा, जब मैं इस बॉडी को छोड़ूंगा तो मेरी ये बॉडी कहाँ मूव करेगी, पीछे की तरफ मूव करेगी। तो फोर्स आगे लगाऊंगा और बॉडी पीछे मूव करेगी, इसलिए इसके साथ क्या आता है, माइनस आता है। ये जो दरमियान में साइन होता है इसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, और जब भी ये साइन ख़त्म किया जाता है तो हमें कोई ना कोई कॉन्स्टेंट लगाना पड़ता है। तो मैं ये साइन ख़त्म करके इक्वल लगाऊंगा और साथ में मैं कोई ना कोई कांस्टेंट यूज़ करूंगा। कांस्टेंट मैंने लगा दिया के, और आगे वाला मेरा एक्स एज इट इज़, और ये जो माइनस एक्स के साथ वो भी वैसे रहेगा। ये जो मैंने कांस्टेंट के यूज़ किया है इसको बेसिकली हम कहते हैं ये हमारा क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। इस चीज़ को हमने नाम दिया हुआ है ये हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब स्प्रिंग कांस्टेंट क्या चीज़ है इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहीं पर आप देख सकते हैं कि ये जो x है वो k के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इधर आके f के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। तो f के नीचे x आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा माइनस के k।
अब ये जो माइनस है आप इस साइड पे भी लिख सकते हो, इक्वल की दूसरी साइड पे भी लिख सकते हो, तो मैं माइनस को आप इस साइड पे लिख देता हूँ और यहाँ पे मेरे पास क्या रह जाएगा, मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट बच जाएगा। इस फॉर्मूले से अब आप अपने स्प्रिंग कांस्टेंट को समझ सकते हैं। देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स के। मतलब कि अगर किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा है तो मतलब उसके ऊपर फोर्स भी क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। देखिए फोर्स ज़्यादा लगने का क्या मतलब है कि मैंने इस पर फोर्स लगा के इसको खींचा था ना, अगर तो मेरा स्प्रिंग सख्त होगा, हार्ड होगा, तो मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगी इसको खींचने के लिए। वही बात कि जो बॉडी जितनी सख्त होती है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी उतना ही ज़्यादा होता है, क्योंकि उस पर फोर्स भी उतनी ही ज़्यादा लग रही है। और अगर मेरा ये स्प्रिंग नरम होता तो मुझे कम फोर्स लगाना पड़नी थी, इसलिए मैं कह सकता था इसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी क्या है, कम है। जितनी फोर्स ज़्यादा होगी उतना स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होगा, जितनी फोर्स कम लगेगी उतना स्प्रिंग कांस्टेंट भी कम लगेगा। तो यहाँ से एक बात तो हमें क्लियर होती है कि अगर कोई स्प्रिंग हमारे पास सख्त है, हार्ड है, तो हम कहते हैं उसका कांस्टेंट ज़्यादा है, और अगर कोई स्प्रिंग नरम है तो हम कह देते हैं उसका कांस्टेंट क्या है, कम है। तो यही बात लिखी हुई है, आपको ये अच्छे से आनी चाहिए। स्टिफ स्प्रिंग हैव लार्ज वैल्यू ऑफ के, मतलब कि अगर कोई स्प्रिंग बहुत सख्त है तो उसके लिए के की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, और अगर कोई स्प्रिंग नरम है उसके लिए के की वैल्यू कम होगी। और ऐसा क्यों होगा वो आपको फॉर्मूले से नज़र आ रहा है, क्योंकि फोर्स और के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और फोर्स ज़्यादा उस वक्त लगेगी जब स्प्रिंग आपका सख्त होगा। स्प्रिंग सख्त है तो फोर्स ज़्यादा लगेगी, फोर्स ज़्यादा लग रही है तो स्प्रिंग कांस्टेंट भी ज़्यादा ही होगा। ये आपको याद रख लेना है। इसको चाहे आप अपनी क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें। आपने ये पढ़ा हुआ न्यूटन के सेकेंड लॉ में कि जो फोर्स होती है वो किसकी इक्वल होती है, एम ए की इक्वल होती है। ये हमने न्यूटन के सेकेंड लॉ में पढ़ा था। यही F इज इक्वल टू एम है। ये जो मेरे पास फोर्स की वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं अपने इस F की जगह लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये माइनस मेरा एज इट इज़, F की जगह पे आ जाएगा एम ए डिवाइड, नीचे क्या था, x था तो x वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू के। इक्वल किसके आ जाएगा, k के आ जाएगा। ओके, आप यहाँ पे लिख भी दें तो अच्छी बात है, आप लिखें पुट इन 1 कि F इज इक्वल टू एम में हम किस में लिख रहे हैं, अपनी क्वेश्चन नंबर 1 में लिख रहे हैं। इफ F की जगह मैंने F की वैल्यू को लिख दिया। अब आप यूँ करें कि A को यहीं पे रहने दें, बाकी सारी चीज़ें उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं, तो A मेरा रहेगा इधर ही, इज इक्वल टू K। ये जो X यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा, X मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड ये जो माइनस एम था ये A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो K के नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। X डिवाइड था, K के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और M इधर A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। अब ये जो माइनस है आप इसको नीचे भी लिख सकते हो और आप इसको ऊपर भी लिख सकते हो, तो ऊपर ही लिख लेता हूँ यहाँ पे, ज़्यादा बेहतर है। आपने एक चीज़ अभी ऊपर मैंने आपको बताई थी इस स्टेप में कि जब भी ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ता है, कांस्टेंट। और अगर इसका उल्ट करना हो, मतलब कभी हमें कांस्टेंट ख़त्म करना हो, तो हम फिर दोबारा क्या लगा देते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा देते हैं। अब यही काम इस एक्सप्रेशन में भी हो रहा है। ये जो कांस्टेंट था k और ये जो m है, m होता है बॉडी का मास, ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट है। कांस्टेंट ऐसी चीज़ को कहते हैं जो चेंज नहीं होनी होती, तो बॉडी का मास तो चेंज नहीं होगा और ना स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज होगा, तो ये सारा हिस्सा हमारा कांस्टेंट है। जब मैं ये कांस्टेंट हिस्सा इस पूरी वैल्यू में से निकाल दूंगा या नहीं लिखूंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दोबारा से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यूज़ करना पड़ेगा। और ये मेरा माइनस एज इट इज़, ये क्या आ गया, x आ गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन अभी हमने ड्राइव कर लिया। आपको यहाँ से देख के बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, x के। x हमारा कौन सा डिस्टेंस था, मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस था वो x था। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा एक्सेलरेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मीन डिस्टेंस से। मेरा एक्सेलरेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस फ्रॉम दी मीन पोजीशन, के मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस था, जो वस्ती पोजीशन से जो डिस्टेंस था, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरा एक्सेलरेशन। और डेफिनेशन में देखें यही बात हमने करी थी कि नेट फोर्स या फिर एक्सेलरेशन, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अभी के लिए एक्सेलरेशन है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। वही बात हमने प्रूव करी
कि एक्सेलरेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट किसके, मीन पोजीशन के डिस्प्लेसमेंट के। तो एक ही साथ हमने डेफिनेशन का प्रूव कर दिया ये वाला। अब इसका जो सेकंड पार्ट था कि इसकी जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की या फिर नेट फोर्स की, वो भी क्या होनी चाहिए, मीन पोजीशन की तरफ होनी चाहिए। अगर हम ये भी प्रूव कर देते हैं तो हम फिर क्या पाएंगे कि ये जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है इसकी मोशन भी क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब इसके सेकंड पार्ट में इसी चीज़ को हम प्रूव करेंगे। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि आपको याद रखना है, वो ये है कि जो नेगेटिव साइन है यहाँ पे, ये जो माइनस साइन आ रहा है ए के साथ, ठीक है, ये क्यों आ रहा है ये आपको याद रखना है कि नेगेटिव साइन इन इक्वेशन मीन्स दैट द फोर्स exerted by the spring is always directed opposite to the displacement of the mass। कि यहाँ पे माइनस इसलिए आया क्योंकि फोर्स हम इसको बॉडी को खींच के लेके जाते हैं आगे की तरफ, फोर्स लगाते हैं, लेकिन जब हम ये फोर्स ख़त्म करते हैं या बॉडी को छोड़ते हैं तो बॉडी हमारी किधर मूव करती है, पीछे की तरफ। तो फोर्स आगे लगती है और डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ कवर होता है, इसलिए ये दोनों अपोजिट होते हैं और इसलिए हम लगाते हैं माइनस का साइन। ये आपको एज आ MCQs के तौर पर याद रखना है। अब जो बात मैं कर रहा था कि सेकंड पॉइंट पे हमने मूव करना है जिसमें हम ये प्रूव करेंगे कि इस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो मीन पोजीशन की तरफ है। अब उस पार्ट पे आते हैं। तो मेरे पास मेरी वही बॉडी मौजूद है, मैंने इसको खींचा हुआ है और जैसा कि हमने पहले किया था कि ये वाली जो पोजीशन थी इसको हमने A का नाम दिया हुआ था। ये मिड पॉइंट में जब ठहरेगी इसको पोजीशन O कहा था और ये मेरी पोजीशन B थी, ठीक है। अभी मेरी बॉडी यहाँ पर है पोजीशन A पर, तो मैंने कोई ना कोई फोर्स तो इस पर लगाई है इसको खींचने के लिए, लेकिन जब मैं इससे अपनी फोर्स ख़त्म कर दूंगा, मैं छोड़ दूंगा, तो क्या होगा, स्प्रिंग इसके ऊपर फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ खींचने के लिए। तो जो फोर्स स्प्रिंग इस पर लगा रहा है इसको पीछे की तरफ लेके जाने के लिए, इस फोर्स को हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। बेसिकली स्प्रिंग इस पर फोर्स इसलिए लगाता है ताकि ये बॉडी अपनी मीन पोजीशन की तरफ आ जाए, यहाँ पर रुक जाए आके। तो ये जो फोर्स होती है, जिस फोर्स की वजह से बॉडी अपनी मीन पोजीशन की तरफ आती है, इसी फोर्स को हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन आपको करनी है यहाँ पर कि आ रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड द मीन पोजीशन। कि ऑसिलेटरी मोशन करते हुए बॉडी को रिस्टोरिंग फोर्स क्या करती है, उसकी मीन पोजीशन की तरफ लेकर जाती है या उसकी तरफ धकेलती है। कि कोई भी बॉडी जो ऑसिलेटरी मोशन कर रही है उसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स अमल करती है और रिस्टोरिंग फोर्स का काम यह है कि बॉडी को उसकी मीन पोजीशन की तरफ लेकर जाना। क्लियर। तो ये थी हमारी रिस्टोरिंग फोर्स। अब हमें ये देखना है कि इस रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पोजीशन A पर क्या सूरत हाल होगी। पोजीशन A पर जब बॉडी मेरी मौजूद होगी तो स्टार्टिंग में तो ये रुकी हुई होगी ना, रुकी हुई होगी, तो मैं कह सकता हूँ कि स्टार्टिंग पर जब ये पोजीशन A पर होगी उस वक्त इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 होगी। दूसरी बात, यहाँ पर एक बात याद रखें कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है, अभी अभी हमने पढ़ा कि वो बॉडी को उसकी मीन पोजीशन पर लेकर जाती है। मेरी बॉडी अभी A पर है, तो रिस्टोरिंग फोर्स की कोशिश क्या होगी, ये O पर आ जाए अपनी मीन पोजीशन पर। तो शुरू में रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है, ज़्यादा होगी ताकि ये उसको लेके जा सके। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अभी के लिए जब तक ये पोजीशन A पर मौजूद है मेरी जो फोर्स है वो मैक्सिमम होगी, मेरी रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी ताकि ये बॉडी को जल्दी से O पर लेकर जाए। अब यहाँ पर बात करते हैं एक्सेलरेशन की। अभी अभी पीछे हमने ये रिलेशन बनाया कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेरा x है, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। मेरी बॉडी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, जितना दूर जा सकती थी उतना दूर चले गया। तो जब मेरा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं फिर अगेन कह सकता हूँ कि मेरा जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये पेपर में अलग अलग MCQs पूछते हैं कि पोजीशन A पर वेलोसिटी क्या होती है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है, इस तरह। तो पोजीशन A पर जो जो हो रहा था वो तो हमने लिख लिया। लास्ट बात यह है कि जब बॉडी मेरी A पर रहेगी, शुरू में रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे मेरी बॉडी पोजीशन O पर आ जाएगी वैसे वैसे रिस्टोरिंग फोर्स क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी। कम इसलिए होगी, देखें
वो ए से ओ की तरफ आना शुरू हो गई है ना, तो रिस्टोरिंग फोर्स की अब ज़रूरत नहीं होगी इतनी ज़्यादा। तो आहिस्ता 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 रिस्टोरिंग फोर्स कम होगी, और जब मेरी बॉडी ओ पर आ जाएगी रिस्टोरिंग फोर्स ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल ही, क्योंकि वो तो पोजीशन पर मौजूद है अब मेन पोजीशन पर, तो अब फोर्स की ज़रूरत है नहीं है। यही बात हमने लिखी हुई है कि एज द डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजीशन डिक्रीजेज रिस्टोरिंग फोर्स आल्सो डिक्रीजेज, क्या जैसे जैसे मेन पोजीशन का डिस्टेंस डिक्रीज होता है रिस्टोरिंग फोर्स भी आपकी डिक्रीज होती है। सो रिस्टोरिंग फोर्स स्टार्ट डिक्रीजिंग व्हेन मूव फ्रॉम ए टू ओ, लिहाजा जब बॉडी ए से ओ की तरफ आना शुरू करती है रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो जो जो ए पर हो रहा था वो हमने डिस्कस कर लिया। अब मूव करते हैं अपनी पोजीशन ओ पर, कि ओ पर क्या हो रहा है। जब मेरी बॉडी ए से ओ पर आ जाएगी तो वो कुछ यहाँ पर मौजूद होगी, ये मेरी पोजीशन ओ है, ये ए थी, और ये मेरी पोजीशन बी थी। तो अभी के लिए मेरी बॉडी ए से मूव कर गई है ओ पर। तो जब बॉडी मेरी ओ पर आ जाएगी उस वक्त क्या होगा, देखिए शुरू में तो मेरी बॉडी की स्पीड नहीं ना होगी इतनी, लेकिन जैसे जैसे वो मूव करना शुरू करेगी उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, और ओ पर आके उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी मेरी इस बॉडी की। तो मैं कह सकता हूँ कि पोजीशन ओ पर जो मेरी स्पीड है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। स्पीड या वेलोसिटी अभी के लिए एक ही बात है, तो ये मैक्सिमम होगी ओ पर। अब ओ पर आके जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या हो जाएगी मेरी, वो ज़ीरो हो जाएगी। रिस्टोरिंग फोर्स इसलिए ज़ीरो होगी क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स का काम होता है मेन पोजीशन पर लेके जाना, और बॉडी तो पहले मेन पोजीशन पर है, तो रिस्टोरिंग फोर्स की अब ज़रूरत नहीं है, तो मेरी जो फोर्स है वो ज़ीरो हो जाएगी। और अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। फिर वही रिलेशन कि आपने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मेरा तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया ना मेन पोजीशन से, पहले तो इतना डिस्प्लेसमेंट था, अब मेरी बॉडी सारा डिस्प्लेसमेंट कवर करके ओ के ऊपर आ चुकी है। डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा, ज़ीरो। मेन पोजीशन से कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं है, वो खुद उस मेन पोजीशन पर मौजूद है। तो जब डिस्प्लेसमेंट ही ज़ीरो हो गया मेरा, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वो भी ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर। तो मैं कह सकता हूँ कि पोजीशन ओ पर मेरा एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। और मेरी बॉडी ओ पर रुकेगी नहीं, वो इसलिए क्योंकि इसका इनर्शिया बन चुका होगा, इनर्शिया की वजह से ये मूव कर जाएगी बी के ऊपर। ये बात हमने लिख ली कि बॉडी विल नॉट स्टॉप एट ओ बिकॉज ऑफ द इनर्शिया एंड स्टार्ट टू मूव टूवर्ड बी। मेरी बॉडी ओ पर रुकेगी नहीं अपने इनर्शिया की वजह से, और कहाँ मूव कर जाएगी, पोजीशन बी पर मूव कर जाएगी। अब देखते हैं कि पोजीशन बी पर जब बॉडी आएगी फिर हमारे पास इन तीनों की क्या वैल्यूज आती हैं, वेलोसिटी की, फोर्स की और एक्सेलरेशन की। तो अभी के लिए मेरी बॉडी बी पर आ चुकी है। ये थी मेरी पोजीशन बी, ये थी पोजीशन ओ, और ये थी पोजीशन ए। एट पोजीशन बी पर देखते हैं क्या होता था। तो बी पर जब मेरी बॉडी आएगी, तो जब बॉडी मेरी ओ से चलना स्टार्ट करेगी आहिस्ता आहिस्ता, जब बी पर आएगी तो वो थोड़ी देर के लिए रुकेगी, रुकने के बाद फिर दोबारा ओ की तरफ मूव करेगी। तो जब बी पर होगी मेरी बॉडी उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और अब बात करते हैं फोर्स की या फिर रिस्टोरिंग फोर्स की। देखिए रिस्टोरिंग फोर्स का फिर काम क्या होता है, बॉडी को मेन पोजीशन पर लेकर जाना। तो मेरी अब बॉडी बी पर है, मेन पोजीशन पर नहीं है, तो रिस्टोरिंग फोर्स वापस से आएगी और इसको क्या करेगी, ओ पर लेकर जाएगी। तो पॉइंट बी से जब ओ की तरफ मूव करना होगा तो शुरू में फोर्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि पॉइंट बी पर मेरी फोर्स मैक्सिमम होगी, फोर्स क्या होगी मेरी, मैक्सिमम होगी। और अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। फिर वही रिलेशन यूज़ करूँगा मैं, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब डिस्प्लेसमेंट फिर से मेरा मैक्सिमम हो चुका है, बॉडी ने काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, तो मेरा एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वो भी मैक्सिमम होगा। क्लियर। तो यही बात हम लिख देंगे कि एक्सेलरेशन भी हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता है उतना ही ज़्यादा आपका एक्सेलरेशन होता है। तो डिस्टेंस मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको ये समझनी है कि स्टार्टिंग पर क्या होता है। स्टार्टिंग पर इस बी पॉइंट पर जब बॉडी ओ को छोड़ना शुरू करेगी और बी पर आएगी, जब छोड़ने लगेगी तो रिस्टोरिंग फोर्स उसी वक्त ही आ जाएगी और इसको ये पोजीशन ओ छोड़कर आगे जाने से रोकेगी। ठीक है। तो शुरू में बॉडी ने थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स भी कम होगी, लेकिन जैसे जैसे आपकी बॉडी बी पर आ जाएगी रिस्टोरिंग फोर्स आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगी,
मैक्सिमम हो जाएगी, और बी पर आके वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। वही हमने लिखा कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ओ से बी की तरफ मूव करते हुए आपकी जो फोर्स होती है वो क्या होती है, आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, लेकिन बी पर आते आते फोर्स आपकी ज़्यादा हो जाती है। यही बात हमने लिखी है कि रिस्टोरिंग फोर्स विल इंक्रीज व्हेन बॉडी मूव फ्रॉम ओ टू बी। और जब आपकी बॉडी ओ से बी की तरफ मूव करती है, रिस्टोरिंग फोर्स आपकी इंक्रीज हो जाती है। अब ये जितनी भी बातें हमने करी हैं इन तीनों पॉइंट से आपको ये बात तो समझ आ रही है कि जब मेरी बॉडी पोजीशन ए पर थी तब भी उस फोर्स का क्या काम था, बॉडी को ओ की तरफ लेकर जाना, और जब मेरी बॉडी बी पर आई तब भी मेरी रिस्टोरिंग फोर्स का काम क्या है, बॉडी को ओ की तरफ लेके जाना। चाहे आपकी बॉडी ए पर हो तब भी फोर्स उसको ओ की तरफ लेके आने की कोशिश करती है, और जब बी पर हो तब भी रिस्टोरिंग फोर्स उसको ओ की तरफ ही लाने की कोशिश करती है। तो हर पोजीशन में बॉडी आना कहाँ चाहती है, मेन पोजीशन पर, और जब फाइनली बॉडी की सारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो वो कहाँ पे आके रुकेगी, ओ पर ही आके रुकेगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन क्या है, मेन पोजीशन की तरफ है। ठीक है, तो मेरी दोनों बातें क्लियर हो गई। पहले मैंने आपको ये क्लियर किया था कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, ये एक पॉइंट था हमारा। अब इन तीनों बातों से ये भी क्लियर हो गया कि ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन भी क्या है, मेन पोजीशन की तरफ है। तो यही दो बातें जिस मोशन में हो जाए उसकी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो मैं फाइनली अपना रिजल्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ कि रिजल्ट में मैं लिखूँगा कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन, कि जो मेरा एक्सेलरेशन है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मेन पोजीशन से। ये पहले हमने प्रूव कर लिया। और दूसरी बात, मेरे फोर्स की डायरेक्शन भी क्या है, मेन पोजीशन। तो मैंने ये भी लिख दिया कि फोर्स इज डायरेक्टली टुवर्ड मेन पोजीशन। ये दोनों बातें पूरी हो गई हैं इस मोशन के ऊपर। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस इज नाउन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि ऐसी बॉडी की मोशन जो किसी स्प्रिंग के साथ अटैच और किसी फ्रिक्शनलेस जगह के ऊपर मौजूद है, तो उसकी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि इस बॉडी की मोशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसके लास्ट पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है टाइम पीरियड, के टाइम पीरियड किसे कहते हैं। तो टाइम पीरियड आप समझ लें, काफ़ी सिंपल चीज़ है कि आपकी बॉडी फ़र्ज़ करें यहाँ से मूव करना स्टार्ट करी है, तो यहाँ से जब मैं इसको रिलीज़ करूँगा ये होते 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 मेन पोजीशन से होकर इस पोजीशन पे आएगी, यहाँ से दोबारा क्या आ जाएगी, इस पोजीशन पे आ जाएगी। तो इसका ये जो कंप्लीट राउंड है, कंप्लीट राउंड होने में जितना टाइम लगता है उसी को हम इसका टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो एक कंप्लीट राउंड या एक वाइब्रेशन के लिए जितना टाइम होता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। वो इसकी डेफिनेशन है कि टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, के एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम चाहिए होता है उसे हम कहते हैं उसका टाइम पीरियड। और इस वाली बॉडी का टाइम पीरियड फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से है। टाइम पीरियड बराबर है 2 पाई अंडर रूट m/k। ये इस बॉडी का टाइम पीरियड फाइंड करने का फॉर्मूला है। यहाँ तक आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, आपको पेपर में इतना इतना ही लिखना है। इसके अंदर अब आपको मैं ये बताऊंगा कि आपको हाइडिंग्स कैसे देनी है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन कैसे कैसे करने हैं, और इसमें से जो MCQs आते हैं पेपर में वो कौन कौन से आते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ बताता हूँ मैं। तो ये सारी बातें आपकी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए थी, इसको आपने याद रखना। और वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन अक्सर पेपर में आ जाती है, तो आपको यही वाली डेफिनेशन लिख देनी है वाइब्रेटरी मोशन की। आपकी बुक की पहली लाइन में ये डेफिनेशन लिखी हुई है। फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन अलग से पूछी जाती है, ये भी आपको लिख देनी है, ये भी एक अलग शॉर्ट है। और यहाँ से एक शॉर्ट पूछा जाता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या चीज़ है, इसको डिफाइन करें। इसकी डेफिनेशन पेपर में अक्सर पूछी जाती है। तो डेफिनेशन आप इसकी फॉर्मूले से बना सकते हो, जैसा कि फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो बराबर है फोर्स ओवर डिस्प्लेसमेंट के। तो यही इसकी डेफिनेशन आप यहाँ पे बनाकर लिख सकते हो। आप लिख सकते हैं कि रेशियो बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, कि जो अप्लाइड फोर्स है और जो मीन पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों की जो रेशियो है उसी को हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो ये उसकी हमने डेफिनेशन भी कर ली। तो पेपर में जब ये आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है तब आपने यहीं से स्टार्ट करना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन से। डेफिनेशन लिख के मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, अगर ये पूछता है तो आपने ये लिखना है, फिर ऐसे ही डेरिवेशन करनी, और बीच में स्प्रिंग कांस्टेंट की आपको डेफिनेशन लिख देनी है। डायग्राम आपको लाजमी बनानी है। फिर जैसे जैसे मैंने हेडिंग्स बनाई है सेम ऐसे ही आपको हेडिंग्स बना देनी है।
और ये एक MCQ था जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ से पूछा जाता है कि ये नेगेटिव साइन क्यों आता है, ये आपको कर लेना है। नेक्स्ट आपको ऐसे लिखना है जैसे मैंने इसके बाद लिखा था। आपको रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन लिखनी है और फिर जैसे मैंने एट पोजीशन A, O और B ये तीनों पोजीशन के बारे में ये बातें लिखी हैं, आपको ऐसे ही लिख देनी है। मैंने थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया कि V = 0, F = मैक्सिमम। आपने इसको वर्डिंग में लिखना है। आप लिखोगे कि एट पोजीशन A वेलोसिटी इज़ 0 एंड फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स इज़ मैक्सिमम एंड एक्सेलरेशन इज़ आल्सो मैक्सिमम। मतलब आप ऐसे इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा। मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे क्योंकि इतना टाइम नहीं होता बार बार मैं वर्डिंग में लिखूँ। आपने इसको अपनी वर्डिंग में लिख देना, तो आपके ये पोजीशन A, O और B ये 3 पॉइंट्स आपके बन जाएंगे। इसके बाद फिर जैसे मैंने रिज़ल्ट की हेडिंग दी आपने भी ऐसे लिख देना, फिर टाइम पीरियड की लिख देनी है। अब टाइम पीरियड वाली इस टॉपिक में से, इस फॉर्मूले में से आपको कुछ MCQs आते हैं, वो आप सुन लें कि MCQs कुछ इस टाइप के आते हैं कि अगर किसी बॉडी का मैस हम क्या करते 2 गुना इंक्रीज़ कर दें तो उसका टाइम पीरियड कितना इंक्रीज़ होगा। ये बात ज़हन में रखना, ये उस बॉडी की बात हो रही है जो आपकी मैस स्प्रिंग सिस्टम है। अगर कोई और है तो उसके लिए फिर नहीं, ठीक है। अगर वो कहता है कि हमारे पास एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है, एक बॉडी स्प्रिंग के साथ अटैच है, उसके मैस को हमने डबल कर दिया तो उसका टाइम पीरियड कितना ज़्यादा होगा। तो देखते हैं कितना ज़्यादा होगा। फॉर्मूला जैसा कि हमें पता है कि टाइम पीरियड बराबर है 2 पाई अंडर रूट m आता है ना यहाँ पे। m की जगह मैं क्या लिखूँगा, 2m लिखूँगा क्योंकि मैंने मैस अपना पहले से डबल कर दिया 2m, और नीचे मेरा k था वो k वैसे रहेगा। अब ये जो 2 और अंडर रूट है, ये अंडर रूट 2 के ऊपर भी है, m के ऊपर भी है। तो मैं अंडर रूट 2 को अगर अलग करके बाहर लिखूँ तो कुछ ऐसे लिखूँगा मैं, अंडर रूट 2 अलग हो गया और अंदर मेरे पास बच जाएगा 2 पाई अंडर रूट, ये m बच जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा k, ठीक है। इस तरीके से टाइम पीरियड किसके बराबर आ जाएगा 2, ये अंडर रूट 2 मेरा बाहर आ गया, बाकी सारी वैल्यू मेरी एज इट इज़। आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो टाइम पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड था मेरा वही है ना टाइम पीरियड, ठीक है, सेम कि अब जब मैं बॉडी का मैस 2 गुना ज़्यादा कर दूंगा तो मेरा टाइम पीरियड भी कितना ज़्यादा हो जाएगा, अंडर रूट 2 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह जितना भी वो मैस इंक्रीज़ करेगा आपने उतनी वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है, उसका अंडर रूट बाहर निकाल लेना है और उतनी ही आपकी उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी टाइम पीरियड की। ये एक MCQ पेपर में पूछा जाता है, आपको ये आना चाहिए अच्छे से। यहाँ टॉपिक होता है आपका कंप्लीट। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट लेने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, इनके न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।